नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीएनएस लाइब्रेरी में। और रजा साहब उपस्थित हो चुके हैं। आज हम लोग एक ऐसी किताब पे डिस्कस करने वाले हैं जो बहुत ही कंट्रोवर्शियल है और उसमें पैसा कैसे घूमता है, ब्लैक मनी कैसे घूमती है, टैक्स कैसे बचाया जाता है, इन सब को लेके है। तो बड़ी कंट्रोवर्सी है उसमें। और रजा साहब का ये कहना है कि ये बहुत कम डिस्कस की जाती है किताब। लेकिन मैंने कहा जब किताब है, छपी है, लिखा है, तो हम इस पे बातचीत क्यों ना करें। क्योंकि इस किताब को समझने के बाद, पढ़ने के बाद आपके बहुत सारे दिमाग के जाले साफ हो जाएंगे और दिमाग खुल जाएगा। तो रजा भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या है ये किताब? पहले तो नाम बताओ किताब को, और किताब दिखाओ आपके आसपास रखी होती है। बड़ी धांसू किताब है ये। जितना आपने जो थोड़ा बहुत प्रिल्यूड दिया है उससे लग रहा है कि आज कुछ तूफानी होने वाला है। तो नमस्कार नीरज जी, आपके जितने भी दर्शक हैं उन सबका अभिवादन। और आज की बुक जो है वो हमारी वो ट्रेजर आइलैंड नाम से है। बड़ा इंटरेस्टिंग नाम भी है, ट्रेजर आइलैंड। और इसके बारे में बताया गया है कि भाई दुनिया भर के ट्रेजर कहाँ छुपाए जाते हैं और कहाँ छुपते हैं, इसलिए इसका नाम इन्होंने ट्रेजर आइलैंड रखा हुआ है। और जैसे कि डिस्कशन के पहले मैं आपसे कह रहा था कि इसमें हम लोग सिर्फ बुक में जो लिखा हुआ है वो डिस्कस कर रहे हैं। इसमें ना नीरज वाजपेयी साहब का कुछ कहना है, ना रजा खान का कुछ कहना है। क्योंकि मुझे ये है कि इसमें इतनी कंट्रोवर्शियल बातें लिखी गई हैं कि अगर ये बातें लोग सुनेंगे तो पता चल रहा है कि यूएस की और यूके के जितने भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज जो होती हैं वो पता चल रहा है नीरज साहब के यहाँ पे आ रही है। भाई ये क्या क्या डिस्कस करते हैं, किसको किसको बुला के क्या क्या बुक्स डिस्कस करते हैं। तो तो नीरज जी, इन शॉर्ट दिस बुक इज बेसिकली अबाउट द टैक्स हेवेंस, ऑफशोरिंग जो बोलते हैं, जो बहुत ही फेमस नाम है। लोगों को जनरली उसके बारे में सुनते हैं लेकिन पता ज़्यादा नहीं होता है। ऑफशोरिंग, टैक्स हेवन, टैक्स इवेजन और एक हम जो सिंपल एक बिल्कुल क्रूड लैंग्वेज में बोलते हैं ना, जो मनी लॉन्ड्रिंग कैसे होती है। तो ये बुक जो है बेसिकली इज द जेनेसिस, उस जेनेसिस के बारे में इस बुक में बताया गया है। तो इसके जो ऑथर हैं अपने निकोलस जैक्सन साहब, ये इकोनॉमिस्ट, ये फाइनेंशियल टाइम्स के ऑथर रह चुके हैं। और जो बुक इन्होंने लिखना चालू किया तो उसकी भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी कि एक बार ये गैबों करके एक कंट्री है, वहाँ जा रहे थे थोड़ी इन्वेस्टिगेशन के लिए, अपने स्टोरी के लिए। तो उनको रात को अचानक फ़ोन आया एक दिन पहले कि हमें पता चला है कि आप गैबों जा रहे हैं, तो आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो बताइएगा। तो उन्होंने बोला कि मैं तो आपको जानता भी नहीं, आपको किसने बताया, क्या बताया? तुम बोले कि नहीं, आपके जो फाइनेंशियल टाइम्स के जो एडिटर हैं, कोई एडिटर्स हैं 2-3 कुछ वहाँ पे, तो वहाँ से हमको खबर आई थी आप जा रहे हैं, तो आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप बताइएगा। तो ये बोले यार, मैंने किसी को बताया तो नहीं था, लेकिन ठीक है मेरे एडिटर्स ने किसी को बताया होगा। तो गए वहाँ पे, बातचीत हुई इनकी। और जो साहब से इनकी फ़ोन पे बात हुई थी, उन्होंने इनको पूरी मदद की वहाँ पे। वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर से, उनके फॉरेन मिनिस्टर से, वहाँ के जितने भी बड़े-बड़े वो जो नेता थे और पॉलिटिशियंस थे और ब्यूरोक्रेट्स थे, उनसे उनकी मीटिंग करवाई। अब उसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये आई कि उनको वहाँ जाकर के पता चला कि गैबों जो कि पहले फ्रेंच कॉलोनी होती थी वो, तो वहाँ पे उन्हें पता चला कि यार यहाँ पे कोई एल्फ अफेयर नाम का कुछ कंट्रोवर्सी हुआ था। तो लोगों से मिलते रहे, बातचीत करते रहे, तो कुछ पता चला। तो लोगों से जब उन्होंने पूछना चालू किया तो कोई जवाब ही नहीं देता था, उन्हें बताता ही नहीं था कुछ। तो इन्होंने जब अपनी इन्वेस्टिगेशन की तो इन्हें पता चला कि एक बार एक यूएस की एक बड़ी कंपनी थी, उसका फ्रांस का एक इंडस्ट्रियलिस्ट था, उन दोनों के बीच में कुछ बिजनेस राइवलरी हो गई, बिजनेस डिस्प्यूट हो गया, केस चला गया कोर्ट में। तो जब वहाँ पे कोर्ट में केस गया, फ्रांस की कोर्ट में, तो जो इन्वेस्टिगेटर थे, जो इन्वेस्टिगेटर ने इन्वेस्टिगेशन चालू किया तो उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन आए नहीं। और जैसे ही वो इन्वेस्टिगेशन चालू करें तो उसमें कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन लेयर पे लेयर, वो बोल रहे हैं कि यार यहाँ की बात करो तो लिंक जा रहा है गैबो में, कभी स्विट्जरलैंड जा रहा है, कभी इसकी बात करो तो वो वहाँ पे नीदरलैंड जा रहा है। उन्होंने कि हो क्या रहा है यहाँ पे, यूएस का कॉरपोरेशन, यूएस की कॉरपोरेशन और फ्रांस का इंडस्ट्रीज, इसकी लड़ाई है, ये बात यहाँ पे गैबों जा रही है, यहाँ जा रही है, वहाँ। तब उनके दिमाग में आया कि यार ये एक एल्फ करके, आपको याद होगा एल्फ नाम की एक कंपनी होती थी, ऑटोमोबाइल की, ये जो लुब्रिकेंट पेट्रोलियम प्रोडक्ट ये वाली कंपनी होती थी, एल्फ बहुत पहले होती थी। तो उस कंपनी का इशू था। तो बाद में जब ये इसके इन्वेस्टिगेटर जब थे वहाँ पे, एक बड़ी कोर्ट की बहुत बड़ी वहाँ पे मजिस्ट्रेट थी, एवा जॉली नाम की। तो जब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया, जब उनको इतना सब पता चला, और उसके बाद में एक लिमिट पे जाके उनको इन्फॉर्मेशन आने, जैसे वो लोगों से इन्फॉर्मेशन मांगे, कंट्री से इन्फॉर्मेशन मांगे, अपने ही फाइनेंस डिपार्टमेंट से और गवर्नमेंट से इन्फॉर्मेशन मांगे, तो इन्फॉर्मेशन आनी बंद हो गई। तब जाकर के इनको पता चला कि यार कुछ तो लोचा है, कुछ तो प्रॉब्लम है जिसके कारण इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है। और जब ये बाद में, उस समय तो नहीं लेकिन बाद में इन लोगों को ये पता चला
जो कि अनर्थ किया था, जो अपने जो ऑथर हैं जो इसके, निकोलस सैक्सन साहब, इनको वहाँ पे पढ़ करके डिटेल हिस्ट्री ये सब पढ़ के पता चला कि जितने भी ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस, मोस्ट ऑफ द ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियंस, टॉप पॉलिटिकल पार्टीज के हेड फ्रांस के, वो पूरे के पूरे हैंड इन ग्लव विद गैबोन एंड विद ऑल द टैक्स हेवंस। तो वहां पे पूरी की पूरी फंडिंग गैबोन के थ्रू होती थी। गैबोन में जो ऑयल का पैसा था वो स्विट्जरलैंड जाता था, लग्जमबर्ग जाता था, वहां से वापस घूम करके फ्रांस आता था, सो दैट देयर इज नो ट्रेस। एंड ऑल पार्टीज, ऐसा नहीं कि एक ही पार्टी की फंडिंग हो रही है, रूलिंग पार्टी की, अपोजिशन पार्टी की, सबकी फंडिंग पूरी की पूरी चल रही है। और इसमें एक और बड़ा कंट्रोवर्शियल और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई थी नीरज जी। वो ये हुआ कि एक वहां की बड़ी फेमस लॉन्जरी मॉडल थी, जो अपनी स्विम सूट वाली मॉडल जो होती हैं, तो हम्म, उनका अफेयर चलता था फ्रांस के एक मिनिस्टर के साथ में। हम्म, तो मनी लॉन्ड्रिंग वाला जब इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, तो ये जो लॉन्जरी मॉडल थी, इनको अंदर कर दिया गया। और जो मिनिस्टर के साथ में इनका अफेयर चलता था, वो ना उन्होंने कोई हेल्प की, ना उन्होंने कभी इनसे मिलने आया, ना नाम लिया, कुछ नहीं लिया। तो एक वो होता है ना कि आप फ्रस्ट्रेशन में, गुस्से में, जो एक ऐसे भी बोला जाता है कि भाई लेडीज का जो गुस्सा होता है उससे बच के रहना चाहिए। तो हम्म, इसमें क्या हुआ कि वो लेडी जब जेल से निकली, तो उसने हम्म, एक, वो बोलते हैं ना कि एक टेल ऑल बुक, कि जिसमें कुछ उन्होंने छोड़ा ही नहीं, वो बुक उन्होंने एक लिखी, अपनी बायोग्राफी। और उसमें पूरा का पूरा जो भी उनके, जिसके साथ, तो मिनिस्टर के साथ अफेयर चलता था, उनके पार्टी के लोग, पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट जितने थे, सबको एक्सपोज कर दिया उस बुक में। वो बिल्कुल बेस्ट सेलर बनी थी बुक वहां पे, ये फ्रांस की। सो दिस इज हाउ अपने जो निकोलस साहब हैं ये इंटरेस्टेड हुए कि यार मुझे इस टॉपिक पे कुछ करना है, बिकॉज वो तो देख ही रहे थे कि यार कुछ ना कुछ तो चल रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स इवेजन, टैक्स जो ऑफशोर वाला जो होता है, ऑफशोरिंग वाला। सो दिस इज हाउ द जेनेसिस ऑफ द बुक, कि हाउ इट स्टार्टेड। अच्छा, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको रीसेंट डेवलपमेंट बता दूं। हम्म, जब गैबों फ्रांस की पहले कॉलोनी रह चुकी है, अभी आपने सुना होगा कि फ्रांस के जो पुराने प्रेसिडेंट थे, सरगोजी, उनको जेल गए, उनको उनको जेल किया गया था ऑन करप्शन चार्जेस। हम्म, अभी थोड़े दिन पहले जेल से छूटे हैं। तो वहां पे जो एक जो प्रेसिडेंट होते थे, जो 40-50 साल से प्रेसिडेंट चल रहे थे गैबों के, उनका हम्म, नाम था उमार बोंगो। हम्म, उनके साथ में बोला जाता है बहुत स्ट्रांग रिलेशन है। और जब पहली बार सार्कोजी प्रेसिडेंट बने थे, तो उनका सबसे पहला कॉल ना यूएस के प्रेसिडेंट को गया, ना इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को गया, ना यूके के प्राइम मिनिस्टर को गया था। उनका सबसे पहला कॉल, जो इंटरनेशनल कॉल जो है, वो गया था गैबों के प्रेसिडेंट को। तो दैट इज हाउ दी लिंकेज वाज मेड। वी आर नॉट सेइंग एनीथिंग, बट हाँ, इसमें बुक में लिंकेज बताई गई है। अच्छा, लेटेस्ट डेवलपमेंट नीरज जी, जो बोंगो साहब हैं, उनकी वाइफ और उनके बेटे को पिछले हफ्ते की न्यूज में ट्रैक कर रहा था, न्यूज आई हम्म। है, उनको 20 साल की जेल हुई है ऑन करप्शन चार्जेस एंड मनी लॉन्ड्रिंग। ये लेटेस्ट डेवलपमेंट। बताइए, मतलब कितनी पुरानी किताब और उसमें अभी तक ये खेल चल रहा है। इसका मतलब सारा कुछ बहुत ही इंटरलिंक्ड है और सालों से चला आ रहा है, एक सिस्टम वर्क कर रहा है। बिल्कुल। इसमें नीरज जी, अब जैसे दूसरे चैप्टर में हम जाते हैं, वेलकम टू नोवेयर, तो उसमें आप देखिएगा, कुछ मैं आपको डेटा दे दूं कि हम्म, जो 50% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड जो है, हम्म, 50% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑफशोर के थ्रू जाता है। ना ऑफशोर क्या होता है? दीज आर दी प्लेसेस, मैं इसमें डिटेल में आपके पास आऊंगा अभी, तो ऑफशोर के बारे में। अच्छा, 50% ऑफ 50% ऑफ द बैंकिंग एसेट्स और 33% ऑफ द एफडीआई जो एमएनसी इन्वेस्ट करते हैं अलग अलग कंट्रीज में, दीज आर रूटेड थ्रू ऑफशोर। हम्म, 2/3 ऑफ द ग्लोबल ट्रेड जो हम्म, एमएनसी का होता है, वो इनके थ्रू होता है, ऑफशोर ट्रेडिंग के थ्रू होता है, क्योंकि उनकी सब्सिडरीज होती हैं, नथिंग इलीगल, लेकिन ऑफशोर के थ्रू हो रहा है। हम्म, ऑफशोर के थ्रू। अच्छा, इसमें एक और डेटा भी था, जो यूएस की जो अकाउंटिंग जो बॉडी है, उन्होंने एक बार इन्वेस्टिगेशन किया था, रिपोर्ट निकाली थी, तो उसमें पता चला था कि वहां की जो टॉप 100 कंपनीज हैं, उसमें 83 कंपनीज की ऑफशोर जो सब्सिडरीज हैं, वो ऑफशोर में लिस्टेड है सब। ओके। ब्रिटिश की जो ऑडिटर ने ऑडिट किया था, तो वहां पे पता चला कि जो वहां की टॉप 700 कंपनियां हैं ब्रिटेन की, हाँ, उसमें से 1/3 ने 2007 में तो टैक्स ही नहीं दिया था, कोई जीरो टैक्स। कैसे? हम्म, क्योंकि मनी रूटिंग होती है पूरी की पूरी ऑफशोर डेस्टिनेशन से, ट्रांसफर प्राइसिंग को यूज करके, और उन टैक्स हेवंस में जहां पे टैक्स ही नहीं होता है। तो इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज ये होती है नीरज जी, कि यहाँ पे एक तो पहली बार टैक्स हेवंस में टैक्स नहीं होता है। हम्म, दूसरी चीज, यहाँ पे सीक्रेसी जुरिस्डिक्शन बड़ा स्ट्रांग होता है, बैंक वहां पे आपको शेयर नहीं करेगा इन्फॉर्मेशन। ओके। आप शेल कंपनीज बनती जाती है, उसके डायरेक्टर कौन है, उसके लॉयर कौन है, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन बैठा है, आपको कोई शेयर नहीं किया जाएगा। एक ट्रस्टी रहेगा, वो ट्रस्ट को मैनेज कर रहा है,
जहां कोई प्रॉब्लम हुई वो शेल कंपनी को तुरंत बंद कर दिया जाएगा, आगे बढ़ जाता है, पैसा वहां से शिफ्ट हो जाता है। सो दिस इज हाउ द शेल कंपनीज ऑपरेट। एंड देयरफॉर आपने देखा होगा कई बार ये हुआ कि इंडियन गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट भेजी दूसरी गवर्नमेंट को कि हमको इस अकाउंट के बारे में इन्वेस्टिगेशन करनी है, इस डिटेल के बारे में इन्वेस्टिगेशन करनी है, हमको कुछ इन्फॉर्मेशन दीजिए। लेकिन उनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती क्योंकि एक दीवार में जाके रुक जाते हैं, वो एक बोलते हैं स्टॉलिंग हो जाती है पूरी इन्फॉर्मेशन की, आपको इन्फॉर्मेशन मिलता नहीं है और पीछे वो अकाउंट और पैसा, अकाउंट बंद हो जाता है, पैसा दूसरे जुरिस्डिक्शन में शिफ्ट हो जाता है, विच इज अगेन अ टैक्स हेवन। और टैक्स हेवन जो होगा तो वहां पे आपको कोई सीक्रेसी जुरिस्डिक्शन रहेगा, वहां पे इंफॉर्मेशन मिलेगी नहीं। तो दिस इज हाउ द वर्ल्ड ऑफ मनी, द ऑफशोर, ये ऑपरेट्स। और इसमें तीन है बेसिकली ग्लोबली अगर देखा जाए तो तीन मेजर ऑफशोर डेस्टिनेशंस होते हैं। एक तो होता है यूरोप का, सो जहाँ पे स्विट्जरलैंड, आपने पहले ही नाम सुन रखा होगा, नीदरलैंड्स है, स्विट्जरलैंड है वहाँ पे, बेल्जियम, मोनाको, ये जितने भी हैं ये दीज आर दी टैक्स हेवेंस, सपोजिटली दी टैक्स हेवेंस। जी हाँ। अच्छा, उसके बाद दूसरे आते हैं जो जो चौधरी माने जाते हैं इस फील्ड के, वो आते हैं पूरे लंदन के आसपास। सो लंदन के पास में तीन लेयर मानी जाती है लंदन के, इसमें जो टैक्स हेवेंस वाली लेयर है। कोर में तो लंदन है, कोर में, और मैं कैसे है वो भी बताऊंगा आपको आगे। बाहर में आपका इनर लेयर होता है जहां पे आपके जर्सी, गुर्नसी, चैनल आइलैंड करके नाम आपने सुना होगा, ये होते हैं, वो इनर लेयर है। उसके आउटर लेयर में आपकी दूसरी जगह होती है केमन आइलैंड्स, जो कि बहुत फेमस नाम है, फाइनेंस की फील्ड में जो भी होते हैं सबको पता होता है केमन आइलैंड का नाम, बहुत कंपनियों के लिए वहां पे सब्सिडरी भी होती है। ये आउटर लेयर हो गया। उसके बाद इनका थर्ड लेयर जो बाहर वाला होता है वो होता है सिंगापुर, हांगकांग, जो कि पुरानी इनकी कॉलोनीज रह चुकी है। अच्छा, उसमें लिंकेज देखिए, ब्रिटेन की ये पूरी की पूरी कॉलोनीज रह चुकी है पास्ट में, रिलेशन उनके हैं, रूल्स रेगुलेशन वहां ब्रिटेन के फॉलो होते हैं, अभी भी जो सिस्टम प्रोसेसेस जो ब्रिटेन ने बनाए थे अभी वो चल रहे हैं। सो दिस इज हाउ दीज जुरिस्डिक्शंस ऑपरेट एंड दे आर वेरी हैंड इन ग्लव विथ लंदन। यहाँ पे क्या कि लंदन हब एंड स्पोक मॉडल पे है कि यस एब्सोल्युटली लंदन है और उसके केमन आइलैंड और गिबॉन, इस तरह के तमाम अलग अलग पेरिफेरी में, इधर हांगकांग, सिंगापुर भी होगा, तो ये सब मिला के हब एंड स्पोक मॉडल बना। जी हाँ, बिल्कुल। नीरज जी, एक डेटा आया हुआ था, डेटा इस बुक में लिखा हुआ, वो ये है कि लंदन और ये जो इसके तीन लेयर हैं इनको मिलाया जाए तो दीज कॉन्स्टिट्यूट 50% ऑफ द सीक्रेसी जुरिस्डिक्शन। 50% जो ऑफशोर कंपनीज, जो ऑफशोर टैक्स हेवंस हैं, कंट्रीज एंड म्युनिसिपैलिटीज, दीज आर विद इन दीज, इन 50% इसमें वो लंदन के आसपास वाले हैं। इसमें इनफैक्ट एक यूएस बेस्ड एक पब्लिकेशन थी, वहां पे टैक्स एनालिस्ट उन्होंने हिसाब लगाया था कि ये तीन जो क्राउन डिपेंडेंसीज हैं, इनको क्राउन डिपेंडेंसीज बोला जाता है, जो पहले क्राउन के अंडर में आती थी, यहाँ पे $1 ट्रिलियन यूएसडी, $1 ट्रिलियन वर्थ ऑफ इवेडेड एसेट है, टैक्स इवेडेड एसेट्स हैं यहाँ पे पड़े हुए हैं, ऑलरेडी हैं जी। $1 ट्रिलियन, इसमें आप लगा लीजिए, हिसाब लगा लीजिए, 25% नॉमिनल टैक्स भी अगर आप लगाते हैं तो इवेडेड टैक्स है $1 ट्रिलियन, 25% भी लगाते हैं तो $250 बिलियन के टैक्स वहां पे बचे हुए हैं। अच्छा, एक और इसमें इसमें एक यूएस में मूव करने के पहले बता दूं, क्योंकि अगला टैक्स हेवन जो तीसरा वाला सबसे इंपॉर्टेंट है वो यूएस भी है, उसके पहले मैं आपको बता दूं, एक बार एक स्टडी आई थी कि भाई केमन आइलैंड्स में लाइबिलिटी तो उनकी $2.2 ट्रिलियन की बुक्स में, वहां पे एसेट जब चेक किए गए थे, आई थिंक आईएमएफ की रिपोर्ट है ये, ऐसी कोई उल्टी सीधी रिपोर्ट नहीं, आईएमएफ की रिपोर्ट थी, तो पता चला वहां पे $700 बिलियन, $750 बिलियन के एसेट हैं, लाइबिलिटी $2.2 ट्रिलियन की, 1.5 ट्रिलियन कहां गया। नाउ कमिंग टू द यूएस, जैसे यूएस में भी आपका फ्लोरिडा है, पनामा है, अमेरिकन वर्जिन आइलैंड है, ये पूरे के पूरे अलग अलग टैक्स हेवन बन रखी हैं। तो यूएस के अंदर में भी ऑफशोर तो अलग हो गया, जैसे आपको वर्जिन आइलैंड ले लिए, पनामा ले लिए, ये पूरे के पूरे आपके ऑफशोर हो गए। विद इन यूएस आपका जो फ्लोरिडा हुआ, डेलावेयर हुआ और व्योमिंग हुआ, ये जितने भी हैं यहाँ पे भी बड़ा सीक्रेट जुरिस्डिक्शन रखा गया है यहाँ पे, और यहाँ पे बैंकिंग सीक्रेसी एक्ट भी बड़ा स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे जैसे डेलावेयर में फॉर एग्जांपल अगर आप अकाउंट खोलते हैं तो वो यूएस की गवर्नमेंट भी उनसे डिटेल नहीं मांग सकती, क्योंकि आपको पता होगा यूएस में जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से अलग अलग स्टेट भी बिल्कुल अपने कंट्री के जैसे ऑपरेट करते हैं। तो ये सब जो स्टेट्स हैं यहाँ पे इतनी स्ट्रॉन्ग सीक्रेसी जुरिस्डिक्शन है कि बैंक डिटेल, बैंक अगर वहां पे गवर्नमेंट मांगती है उनको नहीं देते हैं वो, एंड दे एक्ट एज दी ऑन शोर टैक्स हेवंस। ओके, जी हाँ। अच्छा, इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग
इसमें एक और बड़ा इंटरेस्टिंग एपिसोड था नीरज जी। एक बार क्या हुआ था, जैसे केमैन आइलैंड और ये सब जर्सी आइलैंड, यहाँ पे पूरा का पूरा वो चलता है ना, इन्हें टैक्स हेवन है, पैसे जाते हैं। एक बार 1970 के टाइम पे जब वो क्यूबा उबा मिसाइल इशू, रशिया यूएस वाली लड़ाई चल रही थी, तो वहाँ पे एक लॉयर से वहाँ पे केमैन आइलैंड में जो इन्वेस्टर थे, उन्होंने पूछा कि भाई अब बातचीत तो चल रही, लड़ाई झगड़ा चल रहा है यूएस का, तो कहीं ऐसा ना हो कि फिडेल कास्ट्रो जो है, सुनाई में ये बात आ रही है कि वो केमन आइलैंड को वो टेक ओवर करने वाले हैं, तो हमारे पैसों का क्या होगा? तो उनके लॉयर ने बोला कि सर आपको टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पैसा केमन आइलैंड में हो तब तो टेंशन करोगे। यहाँ तो सिर्फ यहाँ तो सिर्फ वो वॉशिंग के लिए आता है पैसा, वो पैसा पूरा का पूरा ही यूएस और लंदन चला जाता है। ओके। तो तो इसमें अब अगले एक चैप्टर पे आते हैं नीरज जी, उसका नाम है टेक्निकली अब्रॉड करके है चैप्टर वो। तो टेक्निकली अब्रॉड जो चैप्टर है, उसमें एक वेस्टी ब्रदर्स है वहां पे, क्या बोलने से, जो लंदन के एक फैमिली के बारे में वहां पे, कि जो वेस्टी ब्रदर थे, वो माने जाते हैं ग्लोबली फर्स्ट मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। तो ये एक दो ब्रदर थे, उन्होंने अपनी कंपनी चालू की थी वहां पे, आई थिंक 1897 के आसपास में, लिवरपूल में। तो उसके बाद उन्होंने मीट पोल्ट्री, मीट का शिपिंग का, पोल्ट्री का बिजनेस था, तो पहले इन्होंने लिवरपूल से चालू किया, उसके बाद फिर ये रशिया गए, चाइना गए, और इन्होंने वेनेजुएला, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, ये सब कंपनी जगह जगह पे इन्होंने पूरा का पूरा कंपनी अपना स्ट्रेच कर लिया, बहुत अच्छा धंधा बना लिया इन्होंने। अच्छा, इनकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इनका क्या हुआ था कि अर्जेंटीना में कंपनी थी, वहां पे जीरो टैक्स देते थे। तो अर्जेंटीना के एक जो सेनेटर थे, डेला टोरेस करके एक सेनेटर थे, उन्होंने इनके अगेंस्ट में इन्वेस्टिगेशन चालू करवाया था, कि बोले उनके पास में कुछ पेपर, रेड डेड में उनके पास कुछ पेपर आ गए थे, तो उन्होंने बोला इसके अगेंस्ट में इन्वेस्टिगेशन करते हैं, और इन्वेस्टिगेशन उन्होंने चालू करवाया था, ये कुछ टैक्स मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं। मैं इस टॉपिक पे बाद में आऊंगा। तो वेस्टी ब्रदर ने अपना पूरा का पूरा धंधा सेटअप कर लिया। अब क्या हुआ, आपको याद होगा, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, उस समय यूके जो था, लंदन जो था, इंटरनेशनल इनकम पे टैक्स नहीं लगाता था। अब आप लिंक देखिएगा कैसे टैक्स एंड देन टैक्स इवेजन एंड मनी लॉन्ड्रिंग कैसे बना। जब लड़ाई चालू हुई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के आसपास में, तो सबको पैसे चाहिए, और सबसे ज्यादा लड़ाई झगड़े तो पूरे स्पेन और यूके वाले ही करते थे, पैसे पूरे बर्बाद करके रखे थे, हर समय डेफिसिट में होते थे। और उसमें आपको याद होगा कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, यूके एंड पाउंड स्टर्लिंग वाज द डोमिनेंट करेंसी, इट वाज मोस्टली द फिएट करेंसी। करेक्ट। अब उन्होंने इंटरनेशनल इनकम पे टैक्स लगाने चालू कर दिए, जो 6% किया पहले 24 में, 1914 में। 1919 आते आते उन्होंने फॉरेन इनकम पे 33% टैक्स लगा दिया। अब आप ये सोचिए कि वेस्टी ब्रदर जो कमा रहे हैं इंटरनेशनली पैसे, जो रशिया में ऑपरेशन, चाइना में, वेनेजुएला में, उनका ऑस्ट्रेलिया में ऑपरेशन है, उस इनकम पे अगर यहाँ टैक्स देंगे तो क्या होगा लंदन में। तो उन्होंने क्या किया, वो खुद शिफ्ट हो गए शिकागो। जब वो शिकागो गए तो वहां पे उनके लॉयर ने पूछा, भाई क्या चल रहा है आपके कंट्री में, क्योंकि आप तीसरे बंदे हो इस हफ्ते के अंदर में जो लंदन से आए हो और शिफ्ट कर रहे हो शिकागो में। तो आप सोचिए कि जो भी पैसे वाले हैं, यानी कैसे दे आर ऑलवेज अहेड ऑफ द कर्व। तो उन्होंने अपना ऑपरेशन शिकागो शिफ्ट कर लिया, हेडक्वार्टर, सो दैट कि टैक्स ना देना पड़े। और शिकागो शिफ्ट किया, उसके बाद उन्होंने, अर्जेंटीना में तो धंधा था ही था इनका, इनका बिजनेस बढ़िया चल रहा था। अच्छा, इन्होंने क्या किया, अब इनको लॉबिंग करनी चालू की कि यूके में टैक्स कम हो, लेकिन लड़ाई का टाइम चल रहा था, वो वर्ल्ड वॉर का टाइम था, टैक्स कम होने नहीं थे। तो इन्होंने क्या किया, लॉयर से बात की, और इन्होंने अपनी एक ट्रस्ट बनाई। अब ट्रस्ट का मैं आपको बता दूं, बहुत इंटरेस्टिंग, ट्रस्ट की भी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है, कि जब पहले लोग लड़ाई में जाते थे, जो वॉर के जो लॉर्ड्स ऑर्ड्स होते थे पुराने जमाने में, तो वो ट्रस्ट बना के जाते थे कि मेरी बीबी, मेरे बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मेरी जो भी प्रॉपर्टी है वो एक ट्रस्ट में देते थे, और एक ट्रस्टी होता था जो उनका ट्रस्टेड बंदा होता था। ट्रस्ट क्यों आया नाम, ट्रस्टी जो उनका ट्रस्टेड बंदा होता था, वो उस प्रॉपर्टी एस्टेट को मैनेज करता था, और उनकी वाइफ और बच्चों की देखभाल रखता था। दिस इज हाउ द ट्रस्ट, जो 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 फॉर्मेशन है, ट्रस्ट फॉर्मेशन, इट केम इनटू बीइंग। तो वेस्टी ब्रदर्स ने क्या किया, उन्होंने एक ट्रस्ट बनाया पेरिस में, अपने पूरे एसेट्स पूरे उस कंपनी के ट्रस्ट में डाल दिए। आपको ये जानकर के बड़ा सरप्राइज होगा नीरज जी, कि पेरिस में उन्होंने बना दिया था ट्रस्ट 1921 में। 8 साल लगे थे ब्रिटिश ऑडिटर्स को, और ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है उसको ये पता करने में
कि ये ट्रस्ट और ये पैसा है कहाँ। 8 साल। तो आप ये सोचिए, सरकार होते हुए, गवर्नमेंट होते हुए उनको ये नहीं पता चल पाया था कि वो ट्रस्ट बना के उन्होंने पूरा का पूरा पैसा वहां डाल दिया। अच्छा, वेस्टी ब्रदर ने बड़ा इंटरेस्टिंग चीज और किया, वो उन्होंने अपने पूरे एसेट वो ट्रस्ट में डाले थे। उस ट्रस्ट ने क्या किया, लीज पे अपने जितने एसेट थे उसको एक कंपनी को दिया, और वो जो कंपनी थी, एक उन्होंने ग्लोबल यूनियन कोल्ड स्टोरेज नाम की कंपनी बनाई थी, वो कंपनी इनको पैसे देने लगी। अच्छा, वो यूनियन कोल्ड स्टोरेज लंदन की ही कंपनी थी। वो कंपनी वेस्टी ब्रदर के ट्रस्ट को पैसे तो देने, उन्होंने लीज पे एसेट ले लिया है, तो वो पैसे उन्होंने देना चालू किया ट्रस्ट को। अच्छा, ट्रस्ट ने 2 ट्रस्टी बनाए जिनको फुल फ्रीडम थी कि आप पैसे जहां इन्वेस्ट करने हैं करिए। तो जो वहां से रेंट के पैसे आते थे ट्रस्ट में, ट्रस्ट वाला पैसा वहां पे दूसरी कंपनी में जाता था। अच्छा, जो दूसरी कंपनी में जाता था वो कंपनी वाज रन बाय द वेस्टी ब्रदर्स। सो आप ये सोचिए, इन्होंने कंपनी लीज की लंदन की कंपनी को, लंदन की कंपनी पे कर रही पेरिस की कंपनी को, पेरिस की कंपनी वापस इन्वेस्ट कर रही है लंदन की कंपनी में, उसका अल्टीमेट बेनिफिशियरी है वेस्टी ब्रदर्स। राउंड ट्रिपिंग, कंप्लीट राउंड ट्रिपिंग हो रही है, और इसमें आप घूमते रहिए एक दूसरे से वहां। अच्छा, ट्रस्ट में आप पता नहीं कर सकते, ट्रस्ट को जो मॉनिटर, जो ट्रस्टी और उसके लॉयर रन करते हैं, उनका सीक्रेसी एक्ट होता है, तो आप उनको फोर्स नहीं कर सकते ये बताने के लिए कि अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन है। तो चल रहा बढ़िया, बहुत बढ़िया से काम चला ये वाला। अच्छा, मैं आपको बता रहा था टोरेस साहब के बारे में। टोरेस साहब ने, उनके कुछ पेपर मिल गए थे वेस्टी ब्रदर्स के, तो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन चालू कर दी और लंदन गवर्नमेंट के पास में गए, यूके गवर्नमेंट के पास, और बोला कि भाई देखिए, ये लोग ये सब काम कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन करिए। वेस्टी ब्रदर्स ने क्या किया, अपना जो उनकी सब्सिडरी थी अर्जेंटीना में, वहां पे एक मैनेजर ने सुसाइड कर लिया। उन्होंने केस बना दिया पैसे यूज करके, पुलिस वालों को इधर उधर पैसे खिला करके, कि भाई टोरेस साहब हम लोगों को हैरस कर रहे थे, इसलिए इस बंदे ने हैरेसमेंट के कारण सुसाइड कर ली। जो वहां का जो सेनेटर था नीरज जी, उसके ऊपर में मर्डर का केस लग गया, उसने सुसाइड कर ली। अपने सुसाइड नोट में ये लिख के छोड़ा कि मेरा तो मैनकाइंड के ऊपर से भरोसा उठ गया है, मैं अच्छे काम करूंगा ही नहीं अब तो, बोलकर उन्होंने सुसाइड कर लिया। अगर रजा, ये इससे मुझे ये समझ में आ रहा है कि सरकारें जो होती हैं उनके पैरेलल एक क्वासी सरकार चलती है जो केवल मनी मैनेज करती है। मतलब ये मैं इस पर्टिकुलर सरकार के लिए आक्षेप नहीं कर रहा हूँ, मतलब एक सरकार इन द सिस्टम, सरकार इज द सिस्टम, वो एक पैरेलल सिस्टम पूरी दुनिया में चल रहा है। और मैं ये बिलीव कर सकता हूँ कि वो सबको मालूम है, दिखाने के लिए वो कहते हैं कि कुछ पता नहीं है। लेकिन अगर यार इतना बड़ा सिस्टम चल रहा है कि केमन आइलैंड, लंदन और इन सब जगहों पे, डिलावरे में, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि इतनी बड़ी बड़ी एजेंसीज इनको कुछ नहीं पता, ये एकदम अनभिज्ञ हैं। इनको पता होता है, लेकिन वो क्वासी सिस्टम एक अलग चलता है दुनिया में, और एक जमहूरियत आवाम के लिए सरकार चलती है जो हम लोग देखते रहते हैं। यस, एब्सोल्युटली राइट। पूरी की पूरी जो है, जो ग्लोबली नीरज जी, अगर स्लैंग में बोला जाए तो गेम जो चल रहा है, ये ग्लोबल एलिट जो पैसे कंट्रोल करते हैं बड़े वाले, वो पूरा का पूरा ग्लोब चला रहे हैं। अगले चैप्टर में हम जाएंगे यूरो डॉलर जो है, द बिगर बैंक, उसमें आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड है, लंदन हब कैसे बना। अब यहाँ की भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है नीरज जी। अब देखिए 1950, 55, 60 के आसपास में क्या हुआ था, इंडिया इंडिपेंडेंस, सूडान फ्रीडम हो रहा है, सूडान फ्री हो रहा है, इजिप्ट इनके कंट्रोल से बाहर जा रहा है। धीरे धीरे जो जो बॉडी, जो यूके जो 700 मिलियन लोगों को कंट्रोल करती थी, उसकी टोटल ज्यूरिडिक्शन रह गई थी जस्ट 5 मिलियन लंदन वाले। उनका कंट्रोल खत्म होता जा रहा था, करेंसी इनकी वीक होते जा रही थी। आपको याद होगा ब्रेंटन वुड सिस्टम 1944 का, तो करेंसी जो उनकी वीक होते जा रही थी, डॉलर धीरे धीरे टेक ओवर कर रहा था। लेकिन कैसे हुआ, अब हुआ ये कि उस समय बैलेंस ऑफ पेमेंट बिल्कुल इनके अगेंस्ट में जा रहा था लंदन के। इनके सरकार बोल रही थी कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करो ना। वहां पे बॉडी है एक नीरज जी, विच इज कॉल्ड द बैंक ऑफ इंग्लैंड, जो वहां की आरबीआई है। नाउ बैंक ऑफ इंग्लैंड यूज्ड टू बी ए प्राइवेट बॉडी रन बाय द ग्लोबल एलिट्स ऑफ यूके। वो 250 साल के बाद में, वो करीब करीब आई थिंक क्लोज टू 1700, 1600, 1700 के टाइम पे वो फॉर्म हुई थी, प्राइवेट बॉडी थी। 250 साल के बाद में इसे नेशनलाइज किया गया था। तो ये जो है आज की डेट में भी नेशनलाइज्ड है, बट इट इज रन बाय एंड कंट्रोल्ड बाय द प्राइवेट फाइनेंसर्स। इस बुक में क्लियरली लिखा हुआ है वो।
तो जब वहां पे बैलेंस ऑफ पेमेंट और जो इकोनॉमी में प्रॉब्लम आई लंदन की, तो वहां के गवर्नमेंट ने बोला कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करिए, हमको डॉलर अपने करेंसी को वीक करना है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट ठीक होगा, हमारी जो प्रॉब्लम हो रही क्राइसिस हो रही है ये ठीक होगी। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने मना कर दिया, उन्होंने बोला कि नहीं करेंगे, हमारे बैंकों को लॉस होगा, हम रेट ऑफ इंटरेस्ट कम नहीं करेंगे। अल्टीमेटली, और अच्छा ये रिकॉर्डेड हिस्ट्री में उन्होंने बोल दिया था ब्रिटेन की सरकार को कि अगर आपने हमारे साथ में ज्यादा कुछ जोरा जोरी कुछ की तो हम लोग आपकी सरकार को बैंकरप्ट कर देंगे। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन बैक्ड आउट, और उन्होंने उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ कि चलो ठीक है यार, एक काम करते हैं, हम आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करने नहीं बोलेंगे, लेकिन अब आप ट्रेडिंग ब्रिटिश पाउंड में नहीं करेंगे। अब आप ट्रेडिंग जो करना है किसी भी करेंसी में करिए, लेकिन ब्रिटिश पाउंड में नहीं करेंगे, बाहर जो भेजने वाला है, इन द सेंस कि जो आप लोन बाहर जो दे रहे थे यूके से बाहर, जिसके कारण बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड ट्रेड की प्रॉब्लम हो रही थी, वो आप यूएसडी में करिए या किसी और करेंसी में करिए, लेकिन ब्रिटिश पाउंड को आप बाहर नहीं भेजेंगे क्योंकि उससे हमारे को प्रॉब्लम हो रही है। उन्होंने बोला चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, आप कोइंसिडेंस देखिए नीरज जी, जब 1929 का वर्ल्ड का ग्लोबल डिप्रेशन आया था 1934 में, 30 से 34 में, और 1929 में जब वर्ल्ड मार्केट क्रैश किया था, बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग एक्ट आए थे वहां पे। ग्लास स्टीगल एक्ट भी आया था 1934 का यूएस में, ये यूएस की बात है। तो वहां पे बहुत बैंकिंग इंडस्ट्री, मार्केट मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए, बहुत यानी कंट्रोल में आ गए थे, बहुत स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस रूल्स आ गए थे। तो वहां वाले बैंकर्स थे, दे वर लुकिंग फॉर द इजी जूरिसडिक्शन। तो वहां पे क्या हुआ, जब उन्होंने देखा कि यार लंदन में तो अपने को यूएसडी में ट्रेड करने को परमिशन मिल रही है, बैंक ऑफ इंग्लैंड जो हमको परमिशन दे रहा है ट्रेड करने की, पूरा का पूरा जो यूएसडी है वो यहाँ पे आने लगा यूरो मार्केट में। तो जो यूरो डॉलर जो मार्केट की बात हो रही है, वो डॉलर यूरो मार्केट में आ गया और यहाँ पे ट्रांजेक्शन चालू हो गए बड़े फॉर्म में। दिस इज कॉल्ड दी यूरो मार्केट, यूरो डॉलर मार्केट। और आपको ये देखिए कि 1970 में, आपको कुछ डेटा में देता हूं जो मेरे पास में है, यूरो मार्केट में ये था कि 1970 में 46 बिलियन डॉलर का मार्केट था। जितने भी ट्रांजेक्शन हो रहे थे, जितने भी ट्रेड हो रहे थे, लोन देना, लीज करना, ये जितना भी हो रहा था, 1970 में 46 बिलियन डॉलर का था नीरज जी। इन 1980 में 500 बिलियन डॉलर, 10 टाइम्स। 1988 में 2.6 ट्रिलियन डॉलर। माय गॉड। 90% of the international loans were issued in 1997 by the euro dollar market। पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन लंदन के आसपास होने लगा। सो आप ये देखिए कि आयरनी बोलते हैं ना, इसे इंग्लिश में आयरनी बोलते हैं, कि लंदन का फॉल हुआ एज अ कॉलोनी, एज अ रूलर, और यूरो डॉलर मार्केट उन्होंने कैप्चर कर लिया। इस बीच में एक और डेवलपमेंट हुई जब मार्केट थैचर ने फुल रुपी की कन्वर्टेबिलिटी चालू की थी 1986 के आसपास में। पूरा का पूरा पैसा जो है, बिकॉज ऑफ द इजी रेगुलेशन, इट स्टार्टेड कमिंग टू लंदन, एंड दैट इज हाउ लंदन बिकेम द वर्ल्ड फाइनेंशियल मार्केट। 1950 से लेकर के 1970-80 के बीच में पूरा का पूरा ये बन गया। ऑल्दो डॉलर वाज द ग्लोबल करेंसी एंड यूके हैड लॉस्ट इट्स कंट्रोल ओवर द वर्ल्ड, but this is how it became the financial capital of the world। so आप ये देखिए कि जो एक्सिस था लंदन और यूएस का, वो बरकरार रहा। यूएस रिमेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्री एंड द मोस्ट पावरफुल कंट्री, और मार्केट यहाँ का मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट लंदन का स्ट्रॉन्ग हो गया। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है भाई, देखो आप पूरी दुनिया में आज भी, मतलब एकदम रिसेंट देखो आप, तो लंदन में तो खैर फिर से एक बार ऐसा लग रहा है कि सरकार बदल जाएगी, वहां पे प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए बहुत मुश्किल जी। फ्रांस वही चल रहा है, छोटे छोटे देशों में तो होता रहता है। अगर हिस्ट्री को आप इकोनॉमिक एंगल से पढ़ें तो जितनी जगहों पे तख्ता पलट हुए हैं या सरकारें बदलवाई गई हैं या बदल दी गई हैं, उसके पीछे फाइनेंशियल रीजंस ही होते हैं। जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली। इसीलिए होते हैं कि आपने मेरे बिजनेस में दिक्कत पैदा करना शुरू किया तो आप जाओगे। एब्सोल्युटली, कोई ना कोई बहाना, कोई ना कोई रीजन बना के निपटा दीजिए। और सब, और पूरी की पूरी ये इकोनॉमी, पूरा वर्ल्ड पॉलिटिक्स यही कंट्रोल कर रहे हैं एलीट। सो देयरफॉर इट इज वेरी इजी फॉर देम टू प्लेस समबडी एंड रिप्लेस समबडी। यस यस यस, एग्जैक्टली।
अगले चैप्टर पे आते हैं नीरज जी, कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस स्पाइडर्स वेब जो था। इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पाइडर्स वेब में। इसमें आपने सुना होगा एक अल कैपोन करके बड़े ही फेमस एक माफिया डॉन होते थे यूएस के। यस यस यस। उनके अगेंस्ट में तो यूएस गवर्नमेंट कोई रूल और यानी कुछ एविडेंस ला नहीं पाई थी, तो उनको कुछ जेल की टर्म कर नहीं पाई थी। तो उनके अगेंस्ट में आपको याद होगा एक यूएस गवर्नमेंट ने केस लाया था टैक्स इवेजन का, और उनको 20-25 साल की जेल कर दी थी टैक्स इवेजन पे, मर्डर पे, माफिया पे, रॉबिंग और ये सब एक्टिविटी पे कुछ नहीं कर पाए थे। अच्छा, जब ये जेल गए तो इनके राइट हैंड होते थे मायर लेंस्की करके एक होते थे, वो थोड़े बड़े इंटेलिजेंट वाले थे, यानी वो यानी ब्रेन एंड ब्रॉन्स वाले थे। उन्होंने बोला कि यार ये तो प्रॉब्लम है, अपने पैसे को बचाया कैसे जाए। तो उन्होंने यूएस के पूरे पैसे अपने स्विट्जरलैंड भेजने चालू किए। स्विट्जरलैंड भेज के वहां से वो जो लेजिटिमेट उनके बिजनेस थे, उसके पीछे तो मॉब का बिजनेस चलता था, लेकिन जो लेजिटिमेट बिजनेस था उसके लिए स्विट्जरलैंड से लोन लेने चालू किए। उसके अगेंस्ट में टैक्स डिडक्शन भी लेना चालू किया उन्होंने लेजिटिमेट बिजनेस के लिए। पूरा पैसा स्विट्जरलैंड गया। स्विट्जरलैंड के बाद में इन्होंने वहां से भेजना चालू किया क्यूबा, गैम्बलिंग ऑपरेशन जो होता था। आपने वो गॉडफादर मूवी में भी देखा होगा, जो बड़े बड़े जो गॉडफादर्स थे वो क्यूबा में जाके गैम्बलिंग ऑपरेशन सेट कर रहे हैं, वो सब कर रहे हैं। उसके बाद फिर ये बहामास में गए, वहां से पैसा इनका फ्लोरिडा भी आए। तो दिस इज हाउ ही स्टार्टेड रोटेटिंग द मनी। नाउ इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग चीज ये हुआ था कि ये बहामास में पैसा जमा करने लगे। नाउ जब इनको पता चला, गवर्नमेंट्स को पता चला, तो बैंक ऑफ इंग्लैंड को कंप्लेंट की गई, क्योंकि बैंक ऑफ इंग्लैंड को बहामास भी उन्हीं के कंट्रोल में आता था उस समय, जो रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से। ऑल्दो इंग्लैंड और लंदन जो है हर समय क्लेम करेगा कि वो तो इंडिपेंडेंट कंट्रीज है, हमारा कोई रोल नहीं है, लेकिन रूल्स रेगुलेशन पूरा सिस्टम वहीं का चलता है पूरा अभी भी। जैसे कि केमन आइलैंड है, आज की डेट में केमन आइलैंड का गवर्नर भी अपॉइंट होता है क्वीन के द्वारा। वहां की करेंसी में क्वीन की फोटो होती है। आप जर्सी ले लीजिए, गोंसी ले लीजिए, आप जितने भी ये ले लेंगे, जितने भी टैक्स इनके जो जो जूरिस्डिक्शन है, पुरानी जो क्राउन डिपेंडेंसीज थी, अगर आप लेते हैं, वो पूरी की पूरी कंट्रोल बाई है। लेकिन साथ में एक ये भी है कि भाई हमें नहीं पता, वो इंडिपेंडेंट कंट्री है। तो वहां पे क्या हुआ, बहामास में मनी आना लगा, पूरा का पूरा मनी लॉन्ड्रिंग के पैसा आने लगे। बैंक ऑफ इंग्लैंड को कंप्लेंट हुई, बैंक ऑफ इंग्लैंड ने बोला कि भाई हमें कोई मतलब नहीं, इंडिपेंडेंट कंट्री, इंडिपेंडेंट जगह हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और वहां पे फिर इलेक्शन हुए। तो बहामास में जब वहां का इलेक्शन हुआ, तो प्राइम मिनिस्टर जो अपॉइंट हुआ, बाद में इलेक्शन खत्म होने के बाद पता चला कि भाई उनका पूरा इलेक्शन की फंडिंग जो हुई थी वो मायर लेंस्की के पैसे से हुई थी ना। प्राइम मिनिस्टर तो बन गए वहां पे। अब वहां पे बीच में खलबली ये मची, क्योंकि बहामास के जो प्राइम मिनिस्टर, जिनको ये मायर लेंस्की साहब ने प्रमोट करके प्राइम मिनिस्टर तो बनवा दिया था, वो ब्लैक थे। ना जनरली ये रहा है कि जो व्हाइट जितनी भी कंट्रीज हैं और जितने भी व्हाइट हैं, वो जनरली थोड़ा सा उनका ब्लैक के अगेंस्ट में ट्रस्ट डेफिसिट रहा है। तो जैसे ही ब्लैक आदमी बहामास का प्राइम मिनिस्टर बना, वहां से पैसे निकाल करके लोगों ने स्टार्ट किया और शिफ्ट करना चालू किया केमन आइलैंड में। सो दिस इज हाउ केमन आइलैंड जो है वो बिल्कुल एक मेजर टैक्स हेवन बन गया, क्योंकि बहामा से भी पैसा निकल के आ गया, और केमन आइलैंड में ऐसे भी जितने भी लंदन के आसपास वाले जितने पैसे थे, पूरे के पूरे केमन आइलैंड में पैसे जा ही रहे थे। तो दिस इज हाउ दी केमन आइलैंड, जो एक वेब जो बना था केमन आइलैंड और ये सब वाला पूरा का पूरा वेब, एंड हाउ इट बिकेम स्ट्रॉन्ग। अच्छा, यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो क्वीन अपॉइंट करती है। अच्छा, कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है, कोर्ट अगर कोई केस होता है वहां केमन आइलैंड पे, जर्सी में, गोंजी में, जो भी होता है, उनका सुप्रीम कोर्ट लंदन में, फॉर यू काइंड इन्फॉर्मेशन जी, फाइनल डिसीजन वहां पे होगा। अच्छा, वहां के डॉलर करेंसी रूपी जो भी होता है उसमें क्वीन की फोटो होती है, लेकिन फुल डिनाइबिलिटी ये कि भाई ये कंट्रोल नहीं करते हम, ये इंडिपेंडेंट कंट्री है, ये पूरा का पूरा। जी हाँ। ओके। तो जी हाँ, तो ऐसे ही बना। और दूसरा था नीरज जी इसमें एक और इसमें लिखा हुआ है जो कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पाइडर्स वेब में, कि जो हांगकांग सिंगापुर है वो भी ऐसी, वो बेसिकली इट वाज द हॉट मनी फ्रॉम चाइना एंड इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के जितने भी करप्ट बिजनेसमैन थे, जो चाइना के करप्ट बिजनेसमैन थे, इनके पूरे पैसे आने लगे हांगकांग एंड सिंगापुर में। और ये नोन फैक्ट है, यानी सिंगापुर का आज की डेट में अगर आप बोलिए तो इमेज बहुत ज्यादा अच्छी बनी हुई है सिंगापुर की, रूल्स रेगुलेशन ये सब। लेकिन ये 1960 1780s की बात हो रही है, जब वहां पे पूरा हॉट मनी आने लगा। तो अब तो बन गए हैं वो, ठीक है, लेकिन जो मनी जो आया था, इनिशियल जो मनी आया था, दैट यूज्ड टू बी द हॉट मनी। अच्छा, इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग है केमन आइलैंड के बारे में, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी नीरज जी। केमन आइलैंड के एक वन ऑफ द बैंक के जो चेयरमैन है, वो यूएस गए थे। तो यूएस में उनको एयरपोर्ट में अरेस्ट कर लिया गया। भैया डिटेल निकालिए, बैंक की इन्फॉर्मेशन दीजिए, बताइए, हमें पता चला कि आपके यहाँ पे बहुत टैक्स इवेजन होता है, ये होता है, वो होता है। तो ले दे के बात आई गई होगी। जब वो वापस आए केमन आइलैंड, तो उन्होंने कंप्लेंट की अपने गवर्नमेंट को कि भैया देखो ऐसा सब हो रहा, मुझे वहां पे पकड़ लिया था यूएस में।
नीरज जी, केमन आइलैंड गवर्नमेंट ने रूल्स रेगुलेशन रातों रात चेंज कर दिए। हमारे यहाँ से अगर किसी ने पहली बात तो इन्फॉर्मेशन देना इज क्रिमिनल बाय ऑफेंस। अगर किसी ने हमसे इंफॉर्मेशन पूछी हमारे बैंक्स के ओनर्स के बारे में, क्लाइंट्स के बारे में, अकाउंट होल्डर के बारे में, आस्किंग फॉर दैट इंफॉर्मेशन इटसेल्फ इज अ क्रिमिनल ऑफेंस बाय पनिशमेंट। यस, पूछना भी क्राइम है। पूछना भी क्राइम है। उसके बाद तो फिर वो होता है ना कि बिल्कुल खुले मैदान में चला केमन आइलैंड में, और केमन आइलैंड में उसका फिर इट नेवर लुक्ड बैक। सो दिस इज हाउ द जेनेसिस ऑफ केमन आइलैंड हैपेंड। यार बिल्कुल मेजर एक वहां पे एक केमन आइलैंड के एक और बंदे को यूएस की सेनेट कमेटी थी, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया था। तो उनसे पूछा गया कि भाई डिटेल डिटेल बताइए कुछ। तो उन्होंने बोला कि भाई देखिए मेरे बैंक में, वो बैंक के चेयरमैन थे, तो उन्होंने बोला कि मेरे बैंक में 100% ऑफ द मनी विच इज देयर is tax evaded money, and 95% of the bank account holders are the US citizens. तेरी So this is how it happened. Now coming to the next chapter, नीरज, थोड़ा लंबा इसमें, थोड़ा स्पीड में इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज है और थोड़ी लंबी बुक है ये। तो इसमें फॉल ऑफ अमेरिका बताया गया है नीरज जी, कि अमेरिका जो है उसका फॉल इन टर्म्स ऑफ बिकमिंग अ टैक्स हेवन कैसे हुआ। तो इसमें बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं। जैसे कि जब एक तो पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि डिप्रेशन के बाद में जब बहुत स्ट्रिक्ट हुए रूल्स रेगुलेशन, तो पूरा का पूरा पैसा ऐसे ही लंदन शिफ्ट हो गया ना। उस पैसे का जो शिफ्ट हो रहा था, लंदन में शिफ्ट हो रहा था मार्केट में, तो उसको रोकने के लिए एक बार कैनेडी साहब ने ट्राई किया कि जो लोग, यानी हमारे यहाँ पे जो पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, हॉट मनी हमारे यहाँ आ रहा है, उनको इंटरेस्ट जा रहा है, तो उन्होंने उस इंटरेस्ट पे विथ होल्डिंग टैक्स लगा दिया कि भाई हमारे यहाँ जो पैसा आ रहा है उस पर इंटरेस्ट दे रहे हैं, उस पर विथ होल्डिंग टैक्स लगा दो, तो ये होगा कि कुछ तो पैसा बचेगा हमारे यहाँ से, उधर शिफ्ट नहीं करेगा। नीरज जी, पूरे के पूरे पैसे निकल करके लंदन चले गए। हाँ जरूरत भी कैसे की लगाने की। हाँ, हमको रहना ही नहीं बोले यहाँ पे, क्या मतलब, कोई मतलब ही नहीं। अच्छा, टैक्स हेवन में दूसरी चीज क्या होती है कि आपका टैक्स इवेजन होता है, टैक्स बचता बहुत सारा। तो वहां पे प्रेसिडेंट जॉनसन ने एक बार 1965 में वहां पे इंट्रोड्यूस किया था पॉलिसी कि भैया फ्लो, आउटवर्ड फ्लो ऑफ कैपिटल रुके, तो उन्होंने डिफर्ड टैक्स लगा दिया। डिफर्ड टैक्स का मतलब क्या होता है कि टैक्स आपके ऊपर है, आपने फॉरेन कंट्रीज में कमाया है पैसा, उस पर टैक्स लग रहा है, लेकिन बिकॉज फॉरेन कंट्री में है, आपने कमाया हुआ है टैक्स, आपको हम एक ऑफर देते हैं डिफर्ड टैक्स का, कि आप फ्यूचर में जब भी चाहे आप टैक्स पे कर दीजिएगा, अभी आपको नहीं टैक्स पे करना है। इट इज कॉल्ड डिफर्ड टैक्स। वहां पे जब डिफर्ड टैक्स हुआ तो 2008-2009 का डेटा है नीरज जी इसमें, ये मोटा मोटी एनालिसिस है कि $1 ट्रिलियन ऑफ यूएसडी, यूएस डॉलर $1 ट्रिलियन का डिफर्ड टैक्स बाहर पड़ा हुआ है। $1 ट्रिलियन। जी हाँ। अच्छा, इसका इसका प्रूफ ऑफ द पुडिंग, मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, बुक में जो ऑथर ने लिखा हवा में बात नहीं कर रहे हैं। 2004 में जॉर्ज बुश ने डिफर्ड टैक्स को बीट करने के लिए एक वीडीआईएस वाली स्कीम होती है ना, कि आप पैसे ले आइए कम टैक्स पे, तो 35-30% जो वहां का टैक्स होता है उसकी जगह उन्होंने 5% टैक्स कर दिया कि आप विंडो है इसमें पैसे ले आइए। जब उन्होंने किया था नीरज जी, $360 बिलियन 4 महीने में आ गए यूएस में। जी। अच्छा, ये पैसे गए कहाँ? इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं गए हैं, पूरे के पूरे डिविडेंड में, पूरे के पूरे बाईबैक में, पूरे के पूरे कैपिटल में उनको वापस गए पैसे। ये कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं पे इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, जब वियतनाम वॉर चल रहा था। अब यूएस का डेफिसिट, बिकॉज ग्लोबल फिएट करेंसी बन गई थी यूएस, डेट बढ़ता जा रहा था, करेंसी है नहीं। अभी तक क्या होता था कि यूएस में मनी लॉन्ड्रिंग को स्टॉप करने के लिए थोड़ी सी स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशन ऐसे यूएस में होते थे। तो वहां पे क्या होता था, उन्होंने नीदरलैंड में परमिशन दी हुई थी यूएस गवर्नमेंट की, यूएस जो कंपनीज होती थी, बैंक जो होते थे, नीदरलैंड में सब्सिडरी खोलते थे, वहां से पैसे उठाते थे और उसके बाद यूएस लाते थे। अब उसमें टैक्स होते थे, जनरली 30% वर्थ होल्डिंग टैक्स होता था, जो मैंने आपको पहले बताया। लोगों ने बोला कि यार यहाँ लाने की जरूरत क्यों क्यों लाएंगे हम, विथहोल्डिंग टैक्स लग रहा है यहाँ पे। तो यूएस गवर्नमेंट ने बोला कि यार चलो ठीक है, पैसे आ रहे हैं, विथहोल्डिंग टैक्स से चलते रुक रहे हैं, तो लेट्स डू समथिंग। हम नीदरलैंड के साथ में टैक्स कुछ ट्रीटी करते हैं, डिस्कशन करते हैं। वो क्या, नीदरलैंड के साथ में डिस्कशन करने के लिए तो नीदरलैंड ने कुछ उल्टे सीधे डिमांड चालू कर दी कि नहीं आप ये भी करिए, आप वो भी करिए, आपको ये भी करना पड़ेगा, आपको वो भी करना पड़ेगा, क्योंकि देवर इन कमांडिंग पोजीशन, क्योंकि मार्केट तो नीदरलैंड का था, पैसा वहां से आ रहा था पूरा। तो
मैं ये आपको ये बता रहा हूँ नीरज जी कि धीरे धीरे ग्रेजुअली कैसे यूएस ने रूल्स रेगुलेशन रिलैक्स करने चालू किए, एंड दिस इज हाउ व्हाट इज कॉल्ड द फॉल ऑफ द अमेरिका। तो जब ये डिफर टैक्स वाले में नीदरलैंड ने थोड़ा सा चौधरी पना दिखाया उनको, यूएस को, तो यूएस वाले ने बोला कि यार ठीक है, अब देखा जाएगा। उन्होंने वो विथहोल्डिंग टैक्स 30% का था वही खत्म कर दिया, बोले कि ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना रहेगा विथहोल्डिंग टैक्स, ना रहेगा नीदरलैंड। जो पैसा है सीधा यूएस में लाइए, कोई टेंशन नहीं हमें, और विथहोल्डिंग टैक्स नहीं लगेगा। और उसके साथ में ये डेलावेयर, नेवाडा, व्योमिंग जितने भी जुरिस्डिक्शन थी, यहाँ पे भी इन्होंने सीक्रेसी एक्ट और लूज रूल्स रेगुलेशन इंप्लीमेंट करने चालू कर दिए। सो दिस इज हाउ, इफ यू सी, ग्रेजुअली द रूल्स एंड रेगुलेशंस केप्ट ऑन बिकमिंग लूज एंड इजी, और यूएस का डाउनफॉल जो है वो चालू हो गया। इनफैक्ट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है अधीर जी। डेलावेयर में आपको मैंने बताया था कि वहाँ बहुत पूरी की पूरी कंपनीज जो है रजिस्टर होती हैं, वहाँ का मोटा मोटी ऑन ऑन ग्राउंड टैक्स हेवन है वो, इट इज नॉट ऑफशोर, इट इज ऑनशोर। तो एक बार बाराक ओबामा साहब ने केमन आइलैंड के जो गवर्नर जनरल होते हैं उनके ऊपर एक थोड़ा सा एक टिप्पणी मारी थी, थोड़ा सा सरकास्टिक कमेंट मारा था कि भाई साहब वहाँ पे तो डेलावेयर में कि वहाँ तो वर्ल्ड के सबसे बड़ी बिल्डिंग है वहाँ पे, क्योंकि एक बिल्डिंग में, सॉरी, केमन आइलैंड में, तो केमन आइलैंड में एक बिल्डिंग है जहाँ पे 12,000 कंपनीज रजिस्टर्ड हैं। सो 12,000 कंपनी रजिस्टर्ड है। तो बाराक ओबामा ने एक बार स्टेटमेंट क्रिटिसाइज किया था केमन आइलैंड को कि अरे वहां तो बिल्कुल टैक्स हेवन बना है, एक बिल्डिंग है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट बिल्डिंग होगी जहां 12,000 कंपनी एक कंपनी में होती है। आप सोचिए, यूएस का प्रेसिडेंट, मोस्ट पावरफुल पर्सन ऑन अर्थ, केमन आइलैंड के जो गवर्नर जनरल थे, जो एफएसए के हेड थे वहां पे, उनका नाम एंथोनी टैमन्स करके था, उन्होंने बोला कि ओबामा साहब अपने आप गिरेबान में झांक करके देखिए, आपके वहां पे एक जगह है डेलावेयर में विच इज कॉल्ड इन नॉर्थ ऑरेंज स्ट्रीट, वहां पे 2,17,000 कंपनी रजिस्टर्ड हैं एक रोड पे। नॉर्थ ऑरेंज स्ट्रीट में 2,17,000 कंपनी लिस्टेड है। जी हाँ, और आप मुझे 12,000 कंपनी एक कंट्री में बिल्डिंग है में उसके लिए आप, हाँ, मेरे ऊपर मजाक उड़ा रहे हैं। तो आपने यहाँ पे पहले देखिए, बाद में मुझे बोलिएगा। माय गॉड। जी, तो नीरज ये सब है। उसके बाद में अपने चलिए चलते हैं एक, दिस इज हाउ द फॉल ऑफ अमेरिका हैपेंड इन टर्म्स ऑफ रूल्स रेगुलेशन रैचेट करके। इसमें एक, जैसे आपने देखा होगा, एलएलपी होती है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर्स। ना पहले क्या होता था, पार्टनरशिप कंपनी होती थी, तो जितने भी आपके ये ईवाई, केपीएमजी, पीडब्ल्यूसी, डेलॉयट, ये जितने भी ये लोग ऑडिट करते हैं, ऑडिट वाली कंपनी, और मोस्टली ऑडिटर को ही यूज करके, तो आपका जो पैसा है इनके ही अकाउंटेंट और लॉयर को यूज करके ही तो ऑफशोर में जाता है, ऑफशोर से दूसरे टैक्स हेवन में, टैक्स हेवन से इधर पे जाता है। तो पहले क्या था यहाँ पे, एलएलपी का फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ कैसे चालू हुआ था। तो 1995 के आसपास केमन आइलैंड में, अच्छा इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि दिस इज द मोडस ऑपरेंडी आल्सो। तो जो ऑडिटर होते थे ये पहले पार्टनरशिप कंपनी होती थी ना। पार्टनरशिप कंपनी की प्रॉब्लम क्या है, वहां पे अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई, जैसे एनरॉन बस्ट हुआ है ना, वो लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट बस्ट हुआ, अब ऑडिट तो किसी ने किया है, लाइबिलिटी उनके ऊपर भी आती। तो वो लाइबिलिटी जब पार्टनरशिप कंपनी होती है तो पार्टनर्स के ऊपर अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। तो उसमें आपको अपने घर के फर्नीचर और ज्वेलरी वो सब बेचने पड़ जाएंगे अगर लाइबिलिटी उठ गई तो, पार्टनरशिप में। तो उसके लिए यहाँ पे एक ये जितने भी ऑडिटर्स और लॉयर्स थे, इन्होंने एक तरीका निकाला, बोले कि एलएलपी फॉर्म करते हैं। एलएलपी में क्या होता है, लाइबिलिटी इज एक्सट्रीमली लिमिटेड ओनली टू द कंपनी, इट इज नेवर ऑन द ऑडिटर। सो रूल इजी हो जाता है, भले कंट्रोल यानी उसकी मॉनिटरिंग ऑडिटिंग थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, लेकिन ये होगा कि मेरे ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है। आपने देखा था हमारे यहाँ पे सत्यम वाला केस हुआ था, सत्यम का केस हुआ। ऑडिटर के ऊपर में उंगली उठी थी, अल्टीमेटली ऑडिटर के कुछ लोग जेल भी शायद, जहां तक मुझे आइडिया, गए थे। तो वो सबसे बचने के लिए क्या हुआ, केमन आइलैंड, यहाँ पे मोडस ऑपरेंडाई देखिए। केमन आइलैंड में जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं ना नीरज जी, वो इन सब जगह पे बहुत छोटे, बहुत इजी होते हैं। तो इन अकाउंटेंट्स ने, लॉयर्स ने केमन आइलैंड की गवर्नमेंट को पकड़ा और उनको बोला कि यार आप एलएलपी फॉर्मेशन की परमिशन हमको दीजिए, उसमें ऐसा ऐसा रहेगा, लिमिटेड लाइबिलिटी रहेगी, फुल लाइबिलिटी नहीं रहेगी, और ये थोड़ा हम ज्यादा डिक्लेरेशन और ये सब कर देंगे, एक्सपोजर और डिक्लेरेशन जो है हम ज्यादा कर देंगे, कोई परेशानी नहीं है। तो पहले तो वहां पे मना कर रहे थे, वो जो वहां पे जो जर्सी की सरकार, सॉरी नॉट केमन आइलैंड नहीं, वो जर्सी की गवर्नमेंट थी, जर्सी गए थे वो, जर्सी, हाँ जी। अब मैं इसलिए कंफ्यूज कर जा रहा हूँ क्योंकि मोटा मोटी सा भाई बहन ही सब। तो जर्सी में गए, जर्सी ने थोड़ा सा रेसिस्टेंस दिखाया कि यार
ये तो गड़बड़ हो जाएगा कि आप ऑडिटिंग कुछ भी कर रहे हो, आपकी लायबिलिटी भी नहीं है, कल के दिन आप कोई भी ऑडिटर रिपोर्ट दे रहे हैं, कोई भी कंपनी बस्ट हो रही है, कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, फाइनेंशियल क्राइसिस हो रही है, हमारे ऊपर वो आएगा। बोले यार देखो आप नहीं करेंगे तो हम किसी और दूसरे के पास चले जाएंगे, हम केवन आइलैंड के पास चले जाएंगे, वहां से रूल बनवा लेंगे, फिर पूरे के पूरे मान लीजिए कि पूरे के पूरे पैसे जो केवन आइलैंड में आ रहे हैं वो उधर शिफ्ट हो जाएंगे, फिर तो जर्सी से केवन आइलैंड में या केवन आइलैंड से जर्सी में शिफ्ट हो जाएंगे, वाइस वर्सा। तो आप ये रूल करिए। तो वहां पे पार्लियामेंट में बात गई, पार्लियामेंट में लोगों ने बोला कि नहीं यार करना तो पड़ेगा, क्योंकि फाइनेंशियल इंडस्ट्री तो हमारी बैकबोन है, अगर उनको हम सपोर्ट नहीं करेंगे तो कैसा होगा। उन्होंने रूल इंप्लीमेंट किया। अच्छा, जैसे उन्होंने जर्सी में ये रूल इंप्लीमेंट हुआ एलएलपी वाला, तुरंत आपको मैं डेटा देता हूं, 2001 में ईवाई लंदन में ले गए और ये रूल ले जाकर के लंदन में इंप्लीमेंट करवाया गया है, जर्सी को बेंचमार्क के स्टडी बना करके। 2001 में ईवाई, 2002 में केपीएमजी और 2003 में पीडब्ल्यूसी, उसके बाद डेलॉयट को, फिर उसके बाद न्यूजीलैंड, कनाडा, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, पूरे वर्ल्ड ओवर। ये 1995 में जर्सी से चालू हुआ था। यानी जर्सी एलएलपी का बेंचमार्क मॉडल है और उसको कॉपी Yes. करना लंदन, क्या बात है। लंदन के बाद में मैंने आपको बताया ना, न्यूजीलैंड, कनाडा, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, पूरा उसके बाद तो पूरे वर्ल्ड भर में हो गया। यस। सो इसमें मैं वही बात कर रहा था, आपको बता रहा था कि दिस इज हाउ द मॉडल गेट्स इवॉल्व। मॉडस ऑपरेंडी आप देखिए कि पहले कोई भी इजी ज्यूरिसडिक्शन में जाइए, आप वहां रूल चेंज करवाइए, उस रूल को लेकर के स्ट्रांग ज्यूरिसडिक्शन में जाइए। जैसे लंदन के पास गए इन्होंने और उन्होंने बोला कि अगर आप जर्सी में रूल बन चुका, अगर आप नहीं करोगे तो लंदन के पूरे पैसे जर्सी चले जाएंगे। अब उसमें बैंक ऑफ इंग्लैंड क्या करेगा? अपोज ही नहीं करेगा आपके रूल को, बोलेगा हाँ ठीक है, तो हमारे बैंकों का फायदा है इसमें। दिस इज हाउ दी मोडस ऑपरेंडी वर्क्स। एंड ये पूरा का पूरा। और आप एक और चीज देखिएगा, इसमें जितना भी आप ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आप उठाएंगे, आप वो 2000 ले लीजिए, 2008 ले लीजिए, आप उसके पहले का 29 लीजिए, कहीं पे भी लीजिए आप क्राइसिस में, ऑफ शोरिंग जो है 87 का ले लीजिए, ऑफ शोर इट गेट्स ट्रिगर्ड फ्रॉम ऑफ शोर। क्योंकि ऑफ शोर में वहां पे किसी की कोई लाइबिलिटी नहीं है, सीक्रेसी जुरिस्डिक्शन है, जितने भी पैसे रेज कर रहे हैं आप लगा रहे हैं, आप लेवरेज ले रहे हैं। सबसे ज्यादा लेवरेज क्रिएट होता है ऑफ शोर जुरिस्डिक्शन में, क्योंकि वहां पे तो नीरज जी वो है नहीं ना कि सीआरआर एसएलआर तो है नहीं कहीं वहां पे। भाई यहाँ पे आपकी अगर आप बैंक खोलते हैं तो बैंक आरबीआई सबसे पहले बोलती है सीआरआर लाओ, एसएलआर दिखाओ, लिक्विडिटी दिखाओ। वहां तो ना कोई एसएलआर ना कोई सीआरआर, जितना पैसा 1:10 टाइम्स, 20 टाइम्स, 100 टाइम्स करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड आप जितनी भी क्राइसिस देखिएगा, जितनी भी ग्लोबल क्राइसिस हुई है, आप एनरॉन का ले लीजिए, आप वो जो हुआ था लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट बस्ट हुई थी, जितनी भी ले लीजिए, लीमन ब्रदर का आप ले लीजिए, उसमें भी ऑफशोर के एंगल है पूरे। अगर आप डिटेल में जाएंगे, अपने पास उतना वक्त नहीं है डिस्कस करने का, लेकिन अगर उसमें आप डिटेल में जाएंगे उसमें भी ऑफशोर का एंगल है पूरा। करेक्ट जी। इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग वहां का डेटा है, जस्ट मैं अपने जो बोल रहा था उस बात को कंफर्म करने के लिए आपको बताता हूं मैं, नीरज जी। जैसे लग्जमबर्ग है, लग्जमबर्ग में रूल पता है आपको? जैसे कोई फंड आपको लॉन्च करना है तो वहां का रूल क्या है जनरली? तो हमारे यहाँ पे कितने स्ट्रिक्ट रूल है अपने इंडिया में कि कोई फंड लॉन्च करना है तो आदमी तो परेशान हो जाए, बोले कि यार मैं लॉन्च ही नहीं करना, छोड़ दो, नहीं करूंगा लॉन्च। लग्जमबर्ग में एक रूल है जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग रूल ये है कि लॉन्च कर दीजिए एंड यू आर अलाउड टू फाइल द डिटेल्स विद इन 1 मंथ ऑफ लॉन्च ऑफ ऑपरेशंस। ओके। फंड लॉन्च कर दीजिए, काम चालू कर दीजिए, 1 महीने तक का टाइम है आपको फाइल करने का डिटेल, परमिशन की जरूरत नहीं है। बाद में कर देना। हाँ 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 बिल्कुल। ओके। डबलिन का रूल थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है, उसमें ये बोलते हैं कि अगर आज आपने 3 बजे तक हमको फंड का रूल रेगुलेशन प्रोस्पेक्टस सबमिट कर दिया, टुमारो 9 o'clock इट इज एज्यूम्ड अप्रूव्ड। वाह, ये भी अच्छा है। लेकिन लग्जमबर्ग से नहीं जीत सकते आप, उसमें 1 महीने का टाइम दिया है आपको कि 1 महीने तक फाइल कर बाद में सकते हैं, कर कोई देना, परेशानी आराम नहीं। से करना, कोई टेंशन नहीं है। तो रजा भाई मुझे ये बताओ, हम लोगों ने किताब को इतना डिटेल में समझा, मेरे 2 प्रश्न है आपसे। जी पहला प्रश्न ये है कि क्या ये मानना चाहिए कि पूरी दुनिया में एक सिस्टम है जो मनी को रन कर रहा है और बिल्कुल है, उसमें उसमें अटर करप्शन है, फुल। या मनी सिस्टम चलता है तो करप्शन होता है, क्या है इसमें? और टैक्स कल्प्रिट है। नीरज जी, चिकन एंड एग वाली सिचुएशन है। जैसे आपको मैंने बताया था, इनिशियल हिस्ट्री में जाइए, हर चीज बेसिक्स पे जाना होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है।
वेस्टी ब्रदर्स ने क्या किया था, जब 6% टैक्स था तो कोई प्रॉब्लम नहीं था ग्लोबल टैक्स पे, उनके ग्लोबल इनकम पे। जैसे वो टैक्स 33% बढ़ा, उन्होंने पैसा अपना शिफ्ट करना चालू कर दिया शिकागो, क्यूबा, अर्जेंटीना, देन पेरिस के ट्रस्ट में। जैसे टैक्स बढ़ता है, एक लिमिट तक आप बोलते हो कि यार आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हो ना, कि यार इतना दे देता हूँ ठीक है, 5% ठीक है, 10% दे देता हूँ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स है 10% ठीक है यार, 10% दे देता हूँ, प्रॉफिट में तो दे रहा हूँ। अगर मान लीजिए आपका वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स आज की डेट में 20% कर देते हैं आप क्या करोगे? आप बोलोगे यार बाहर दूसरे जुरिस्डिक्शन में जाऊंगा, वहां ट्रांजेक्शन करता हूँ, ट्रेड करता हूँ, यहाँ डिक्लेयर ही नहीं करूंगा, क्या को इतना टैक्स दूं? So basically it starts from that and mostly it is the tax routing. जैसे मैंने बताया ना ट्रांसफर प्राइसिंग है, मोस्ट ऑफ दीज मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस दे यूज ट्रांसफर प्राइसिंग। जो छोटी जुरिस्डिक्शन होती है जहां पे कि रूल्स रिलैक्स्ड होते हैं, जहां पे टैक्स कम होता है, वहां पे वो पूरा का पूरा सामान यहां से लॉस में बेचते हैं, सो दैट कि आप लॉस बुक करें, और उस जुरिस्डिक्शन से आप उस सामान को प्रॉफिटेबल सेंटर पे हाई रेट पे बेचते हैं और प्रॉफिट वहां बुक करते हैं। तो आपने लॉस बुक कर लिया हाई टैक्स जुरिस्डिक्शन में, और प्रॉफिट बुक कर लिया लो टैक्स और नो टैक्स जुरिस्डिक्शन में। दिस इज हाउ द ट्रांसफर प्राइसिंग ऑपरेट्स। अच्छा देखो, लक्ष्मी निवास मित्तल जी कह रहे हैं इंग्लैंड छोड़ देंगे अब। हाँ बिल्कुल छोड़ देंगे, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे भाग रहे हैं। अच्छा कल तो मैं देख रहा था बैंक ऑफ इंग्लैंड के आई थिंक गवर्नर का या किसी का स्टेटमेंट आया था, तो वहां पे डायरेक्टली, कि वहां तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ देते हैं ना, तो लोगों ने पूछा कि आपको लगता है कि इस रूल के कारण लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं? तो उन्होंने एक्सेप्ट किया, बोला कि हाँ मुझे लगता है शायद इसलिए लोग जा रहे हैं। नहीं नहीं, ये किताब एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है, पूरी दुनिया में इस समय चूंकि कंटेम्प्रेरी में हो रहा है कि लोग टैक्स बचाने के लिए या अपनी वेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए वो अलग अलग रूट्स हो जा रहे हैं। जी हाँ। लेकिन ओरिजिनल चीज वो है कि जो एक इनविजिबल गवर्नमेंट चल रही है मनी मैनेज वाली, वो जी हमें दिखती नहीं है। जो सरकारें हमें दिखती है ये सिर्फ दिखती है, पीछे कुछ जी और, मतलब एलएलपी कहाँ फॉर्म हुआ, किसने फॉर्म कराया, उसके बाद पूरी दुनिया के लिए रोल मॉडल है। हाँ सब लोग बिल्कुल। एलएलपी, और उद्देश्य आपको उसका। इन्फॉर्मेशन और हाँ, आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, बिकॉज इट्स अ ट्रस्ट मॉडल, ट्रस्ट वाला, तो उसमें आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। तो कमिंग बैक टू इसमें एक दो चैप्टर छोटे छोटे बचे हैं तो उनको क्लोज कर देते हैं। तो एक जैसे लाइफ ऑफशोर करके है एक, नीरज जी, एक चैप्टर जो है इसमें लाइफ ऑफशोर, उसमें बेसिकली ये बताया गया कि अगर आप इन ऑफशोर टैक्स हेवन में काम कर रहे हैं, और अगर वहां के रूल्स रेगुलेशन को आप फॉलो कर रहे हैं और आप एम्प्लॉय हैं बैंक के, तो कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जहां आपने थोड़ा सा विसिल ब्लो करने के लिए और ये सब बात की, यू आर बेसिकली ऑस्ट्रसाइज्ड, यानी जैसे होता है ना कि आपको बोलते हैं सोसाइटी से बाहर निकाल दिया गया है, आपको मेंटल टॉर्चर होगा, हैरेसमेंट होगा। सो यू हैव टू कंप्लाई विथ ऑल दोज रूल्स रेगुलेशंस, यू हैव टू टो देयर लाइन। अगर आप नहीं करेंगे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा ये सिर्फ छोटे छोटे टैक्स हेवन वाली बात नहीं है, इसमें नीरज जी एक एग्जांपल दिया हुआ है बुक में। रुडोल्फ एल्मर करके एक स्विस के बैंकर थे, वो विसिल ब्लो कर दिया था उन्होंने अगेंस्ट वन ऑफ द स्विस बैंक्स, और उसमें डिक्लेयर कर दिया था नाम की टैक्स एविजन हो रहा है, कला काम ठीक नहीं हो रहा है यहाँ पे। उनको, उनकी फैमिली को थ्रेट, उनके घर के सामने तेज स्पीड में गाड़ी चलनी जब उनके बच्चे बाहर निकल रहे हैं, उनकी बेटी को स्कूल में जाकर के टॉफी देना और उनको खबर भेजना कि हमने आपकी बेटी को टॉफी दी है। बेसिकली मैसेज ये प्रोवाइड कर रहे हैं, दे रहे हैं वो, कि दे भाई सकते हम कुछ और भी कर सकते हैं वहां पे। हैं। तो इस तरह का जो है लाइफ ऑफशोर में एक चैप्टर है, वहां पे उन्हें बहुत ही डिटेल में बताया गया है कि अगर आप वहाँ के रूल्स रेगुलेशन को, अगर आप थोड़ा सा ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश की आपने, तो फिर आपके लिए लाइफ को भी प्रॉब्लम हो सकता है, ये वो मेंशन किया गया है। एंड लास्ट चैप्टर इसका है नीरज जी, सिटी ऑफ लंदन कॉर्पोरेशन, जस्ट 2-3 मिनट लगेंगे इसमें। लंदन के अंदर में जो सबसे पावरफुल सेंटर है इज द सिटी ऑफ लंदन कॉर्पोरेशन। तो जैसे हमारे यहाँ दिल्ली में होता है ना लुटियंस दिल्ली पावर सेंटर, सिटी ऑफ लंदन कॉर्पोरेशन लंदन के अंदर में है। वहां पे जो मेयर होता है उस सिटी ऑफ लंदन कॉर्पोरेशन का, वो कहलाता है लॉर्ड मेयर। अच्छा आपका बैंक ऑफ इंग्लैंड और जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं मोस्टली वो सिटी ऑफ लंदन कॉर्पोरेशन के अंदर में है, एंड देयर फॉर द क्लाउड। अब उनका क्लाउड का मैं आपको एग्जांपल देता हूं। बैंक ऑफ इंग्लैंड जो है, सॉरी नॉट नॉट बैंक ऑफ इंग्लैंड जी, द सिटी ऑफ लंदन कॉर्पोरेशन, उसका जो लॉर्ड मेयर है, अगर वो क्वीन को बोलता है कि मुझे आपसे मिलना है, तो क्वीन इज obliged to meet the City of London Corporation Mayor within 7 days। क्या बात। अगर प्राइम मिनिस्टर को वो इंफॉर्मेशन देते हैं कि हमें आपसे मीटिंग करनी है, तो प्राइम मिनिस्टर इज सपोज टू मीट देम विद इन 10 days। आप ये देखिए, क्वीन को 7 दिन के अंदर मिलना है,
प्राइम मिनिस्टर को थोड़ा लीवे है, 10 दिन तक मिल सकते हैं। विदाउट इन्विटेशन द क्वीन कैन नॉट गो इनटू सिटी ऑफ लंडन कॉर्पोरेशन jurisdiction without invitation. She has to be accompanied by the Lord Mayor. वाह, आप उनका पावर सोचिए, बिकॉज दैट इज द फाइनेंशियल एलिट। एंड इसके भी बेसिक में जाइए नीरज जी, जितने भी वॉर होते थे, स्पेनिश वॉर हुआ, यूके का वॉर हुआ, जितने भी वॉर करते थे, फंडिंग कहां से आती थी इनकी? फंडिंग इनकी आती थी इन्हीं बैंकर्स के थ्रू। इटली में आपने नाम सुना होगा, मेडिची होते थे। यूएस में आपके वो जो जेपी मॉर्गन फैमिली, रॉथस्चाइल्ड इधर पे होते थे। सो जी, जितनी भी बड़ी बड़ी फैमिलीज हैं, दे हैव बीन द बैंकर्स मोस्ट ऑफ द टाइम, and these bankers mostly and their families used to control, and therefore they have that clout। और उनका जो पावर है वो इसलिए है बिकॉज पूरी की पूरी दुनिया आपको पता है लक्ष्मी से चलती है। पूरी दुनिया लक्ष्मी चलती। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, जी छोटा जवाब। जी आप इतने बड़े लोगों के साथ घूमते फिरते रहते हैं, मिलना जुलना आपको होता है, कुछ इधर भी जानते हैं कि अपने देश में भी कुछ है कोई ऐसा? नीरज जी, इस टॉपिक पे जो ग्लोबल एलिट है वो इस टॉपिक पे आपको पब्लिकली कभी कोई बात करते हुए नहीं मिलेगा। ओके। हर किसी का, हर एलिट का, हर मिलियनियर बिलियनियर के आपको इन ऑफशोर टैक्स हेवन में अकाउंट मिलेंगे, लेजिट ऑफिस, लेजिट अकाउंट मिलेंगे, लेकिन उस बारे में कोई बात ही नहीं करता है। उस बारे में कोई बात नहीं करता। ना ना कोई बात नहीं करता, क्योंकि जिस दिन आपने बोला कि मेरा केमन आइलैंड में बिजनेस है, तो आप समझ जाइए कि किस लिए ऑफिस है वहां पे और किस लिए बिजनेस है वहां पे। करेक्ट। तो इसलिए वेरी इंटरेस्टिंग बुक रजा, और इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि मतलब एक सिस्टम चल रहा है, आप उससे लड़ नहीं सकते हैं, मतलब एक तरीके से बिल्कुल आपको नहीं। रहा है, और वो डिसाइड करेंगे कि तो दुनिया भर में जो ये सब होता रहता है ना कांड, अगर उसके पीछे आप जाके और गौर से देखोगे तो आपको लगेगा कि कहानी कुछ और होती है। चाहे वो यूक्रेन की लड़ाई हो, चाहे इसराइल पूरे गल्फ में धूम मचाए हुए है, या इधर ताइवान को चाइना डराता रहता है, सब जगह लड़ाई के पीछे अर्थ होता है। अर्थ मतलब पैसा, और उस ऐसा पैसे को जो लोग मैनेज कर रहे हैं उनके रास्ते में बताइए, अदरवाइज यू विल बी एलिमिनेटेड। इसमें कोई यस डाउट नहीं है। मैंने ऐसी कई हॉलीवुड की फिल्में देखी जो रियल स्टोरीज पे बनी हुई है, कि कैसे पहले कर्ज दिया जाता है, फिर मजबूर किया जाता है कि आप हथियार खरीदो। बताइए क्या गजब है, पहले लोन दिया, फिर आप परेशान हो गए, डिफॉल्ट करेंगे, तो आप खरीद लो हमारे यहाँ से हथियार, तो हम आपको पूरी फंडिंग करा देंगे। इस तरह की घटनाएं भी दुनिया में हो रही है। छोटे बड़े देशों की तो खैर कोई औकात ही नहीं है, वो तो बेचारे जो कह दिया जाता है उसको अगले दिन इम्प्लीमेंट कर देते हैं। जी इंटरेस्टिंग बुक थी, इसको सारे लोगों को पढ़ना चाहिए, जो लोग जागरूक हैं उनको, या दिलचस्पी लेते हैं सभी विषयों में, तो आप पढ़िए भी। अगर आप नहीं पढ़ सकते तो इस शो को देखिएगा, क्योंकि ये शो हमने बहुत छोटा करने की कोशिश की, तब भी ये इससे कम में नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं, बहुत सारी कहानियां हैं। तो उम्मीद करते हैं कि टीएनएस लाइब्रेरी के शो में आपको मजा आया होगा। फिलहाल इसमें इतना ही रखते हैं, अगले हफ्ते या अगले 15 दिन बाद फिर एक नई बुक के साथ हम आएंगे और दिलचस्प बुक आपको सुनाएंगे। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया रजा भाई, बहुत बहुत धन्यवाद।